चला दी। हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका लाइव क्लास के अंदर। कैसे हो? आशा है सब बढ़िया, एकदम चंगा होगा, जचरिया होगा। तो मंजिलें लाख कठिन आए गुजर जाऊंगा, हौसला हार कर बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चले थे जो मेरे साथ कहां गए वो लोग, चले थे जो मेरे साथ कहां गए वो लोग, जो कहते थे रास्ते में बिखर जाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आराम से करेंगे। एक एक क्वेश्चन के अंदर 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपके बनते हैं। हम 15 क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम करते हैं 100 क्वेश्चन दोस्तों। तो पहला क्या है कि स्वराज पार्टी कौन सी पूछ रहा है? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष या स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष या स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी.आर. दास, एवस दोनों। जल्दी से कमेंट बताओ करो कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इतने में मैं आपको बता देता हूं, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 के अंदर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1923 के अंदर स्वराज पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? वैसे दोनों मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास क्या करते हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर, उससे अलग तो नहीं होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर ही अपना एक नई पार्टी बना लेते हैं और उसे क्या कहा गया? स्वराज पार्टी। ये पार्टी कब तक चलेगी? सी.आर. दास जब तक जिंदा रहे उतने समय तक ये चलेगी। जैसे ही सी.आर. दास की मृत्यु होती है, मृत्यु के साथ ही ये पार्टी भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। समझ में आया? स्वराज पार्टी की स्थापना लिख लो 1923, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका है कि मुस्लिम लीग, ये क्या पूछा आपका? आजा तो मेरी यार। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जीना, आगा खां, अजमल खां। जल्दी से बताओ, कमेंट करो कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जिसने भी सह बताया है आगा खां, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां। अब देखो बताता हूं आपको, मुस्लिम लीग की स्थापना की बात है तो याद रखना कब हुई थी? 1906 के अंदर। कब हुई थी? 1906। स्थान कौन सा था? तो स्थान वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सल्ली मुल्ला खां, सल्ली मुल्ला खां और आगा खां द्वारा, आगा खां के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये चीज आप नोट कर लेना कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो याद रखना कब हुई थी? 1906 के अंदर। स्थान कौन सा था? ढाका था। किसके द्वारा की गई थी? सल्ली मुल्ला खां और आगा खां के द्वारा ये इसकी स्थापना की गई थी। हो गया क्वेश्चन। चले अगले की ओर। आओ देखो, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, रामकृष्ण परमहंस, अरविंद घोष या कोई नहीं? तो बहुत एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन और लगभग सही करके आते हो आप इसको। गोपाल कृष्ण गोखले सही क्या हो जाएगा आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। हुआ क्या था देखो, 2 अक्टूबर 1869 के अंदर पोरबंदर गुजरात के अंदर महात्मा गांधी का क्या होता है? जन्म होता है। उसके बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं? बैरिस्टर का अध्ययन, बैरिस्टर अपने यहां पर बोल देते हैं लोक का अध्ययन,
लोक का अध्ययन के लिए ये कहां पर चले जाते हैं? ब्रिटेन चले जाते हैं। तो गांधी जी अपने प्रारंभिक जीवन में क्या थे? प्रारंभिक जीवन में क्वेश्चन आ गया ये, प्रारंभिक जीवन में क्या थे? बैरिस्टर। बैरिस्टर किसको कहा जाता है? वकील को। बैरिस्टर की किन गंगा था? वकील। होता क्या अपने भारत में लोग का अध्ययन करता है उसको वकील बोल देते हैं, और लंदन से जो वकील की पढ़ाई करता है उसको क्या बोलते हैं? बैरिस्टर बोलते हैं। तो बैरिस्टर था, प्रारंभिक जीवन में क्या था? बैरिस्टर था। फिर करता क्या? 1893 के अंदर अफ्रीका जाता है दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस लड़ने के लिए। बताते हैं कि इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, इन गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही गांधी जी राजनीति से जुड़े, और जब ये वापिस भारत आते हैं 1915 के अंदर, तो बताते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले ने यही कहा था इनसे कि तू राजनीति में आने से पहले पूरे भारत का क्या करके आ? भ्रमण करके आ। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने के लिए अफ्रीका भी गए थे। कहां पर गए थे? अफ्रीका भी गए थे। गांधी जी से मिलने के लिए कहां पर गए? अफ्रीका भी गए। रामकृष्ण परमहंस, याद रखना, स्वामी जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की एक क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा आता है। 1893 विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, और विश्व धर्म सम्मेलन कहां पर हुआ था? शिकागो के अंदर। शिकागो, वहां पर किसने भाग लिया था? तो वहां पर आपके किसने भाग लिया था? स्वामी जी के द्वारा भाग लिया गया था। क्लियर है क्वेश्चन? चले अगले क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों क्वेश्चन आ गया है कि चीन की जो महान दीवार है उस महान दीवार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ली ताइपू, सीए हुआंगती, लाओ तजे, कोई नहीं। नाम देखो चाइना का। अरे अपला होता जना, बनवारी लाल, महाराणा सांगा, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान। अरे एक ली ताइपू, क्या कहा? ली ताइपू, क्या नाम है सही? आज तक नाम कढ़ाया कि मां ने जानता नहीं, दीदी ने चाहे बिलड़ी नाम। तो याद रखना, चीन की जो महान दीवार है उसका निर्माण किसने करवाया था? सीहे हुआंगती। बताते हैं सीहे हुआंगती द्वारा 200 ईसा पूर्व से लेकर 226 ईसा पूर्व के बीच में इसका निर्माण कार्य क्या करवाया गया था? प्रारंभ करवाया था। इसका निर्माण एक राजा के टाइम पर नहीं हुआ दोस्तों, बहुत से राजाओं के काल में इसका निर्माण हुआ। चीन की जो महान दीवार हम देखते हैं इसकी लंबाई है लगभग है 6400 मीटर। कितनी है दोस्तों? 6400 मीटर है इसकी लंबाई, या 21,196 किलोमीटर इसकी क्या है दोस्तों? लंबाई है। उसके बाद याद रखना दोस्तों, चीन की जो महान दीवार है इसके अंदर चावल का लेप लगाया गया है, सीमेंट वगैरह का यूज नहीं किया गया है, चावल के लेप लगाए गए हैं इसके अंदर, चावल के लेप से ये बनाई गई है। चीन की महान दीवार है, इसके ऊपर 10 सैनिक एक साथ चल सकते हैं, 10 सैनिक एक साथ चल सकते हैं, या 5 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इतनी बड़ी है दोस्तों। इसके निर्माण में 20 लाख सैनिक लगे थे, 20 लाख सैनिक, और इन 20 लाख सैनिकों में से 10 लाख की तो क्या हो गई थी? 10 लाख की मृत्यु हो जाती है। और इसलिए इस चीन की जो महान दीवार है, इसीलिए इसको विश्व का क्या कहते हैं? सबसे बड़ा कब्रिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? चीन की महान दीवार को। क्योंकि इसके निर्माण में जो 10 लाख लोग मरे थे उन सबको कहां पर दफनाया गया? इसी चीन की महान दीवार के अंदर दफनाया गया। जब अंतरिक्ष से, स्पेस से हम देखते हैं तो मानव द्वारा निर्मित एकमात्र इमारत है जो हमें दिखाई देती है। स्पेस से देखते हैं लगभग पृथ्वी के ऊपर 2 चीजें दिखाई देंगी, एक तो कुंभ का मेला और एक चीन की महान दीवार, जिसको बोलते हैं द ग्रेट वॉल। तो रह जाएगा यार कि द ग्रेट वॉल कहां का राष्ट्रीय स्मारक है? चाइना का। निर्माण किसने करवाया था? सीए हुआंगती के द्वारा करवाया गया था। याद रखना, 20 लाख लोगों का इसके अंदर काम किया गया, 20 लाख लोगों द्वारा 10 लाख मरे। कोई 3/2 को आदमी मर गो तो 3/2 का बैठे बांटो, छोड़ो बोलो इन ले। 6/3 को मर गो तो बोलो इन ले लड्डू, 2/2 को तो बोलो आ जाओ इन ले। मतलब जो मरते गए उन्हीं को इसी के अंदर दफनाते गए। तो इसको विश्व का सबसे बड़ा
कब्रिस्तान भी कहा जाता है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1936, 26 नवंबर 1949। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक कब बना? जल्दी सी आंसर बताओ, जल्दी सी पढ़ा करो दोस्तों, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार 2.5 किलो की बंदूक नहीं होती, 1.5 किलो का ये दिमाग होता है। दिमाग याद रखना, इसको पूरा लोडेड रखा करो और जब भी मौका मिले और काम ले लिया करो। तो कब हुआ था भारत संप्रभु लोकतांत्रिक, कब बना था? तो जिसने भी दय बताया है उसका दोस्तों बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान है। आ जाए कि संविधान कब अंगीकृत हुआ? संविधान अंगीकृत हुआ, मुझे आज बोर्ड खराब हो रहा है, अंगीकृत हुआ तो वो भी आपका 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। रह जाएगा याद कि भारतीय संविधान या पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो कब बना था भारत? 26 नवंबर 1949। आ जाए, भारतीय संविधान कब आत्मसमर्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949। मत कर देना 26 जनवरी 1950, उस दिन हमारा लागू हुआ था संविधान। याद रखना, क्वेश्चन आ जाए, संविधान लागू हुआ लिख लो 26 जनवरी 1950। याद रखना 26 नवंबर को क्या हुआ था? अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था या अंगीकृत हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष कानून या विधि दिवस मनाते हैं। कानून या विधि दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता था? याद रखना दोस्तों, कब मनाया जाता? 26 नवंबर को। करो एक बार नोट, चलें आगे। ओके, चलो चले मितवा क्यों गुरुजी? संविधान की उद्देशिका संशोधन कितनी बार हुआ है? संविधान की उद्देशिका में संशोधन कितनी बार हुआ है, या उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या संशोधन नहीं किया गया? संविधान की उद्देशिका यहाँ पर थोड़ा सा नाम अलग दे दिया, ये मैं आपका क्लियर करवा देता हूं। प्रस्तावना अब कर दोगे आप बिल्कुल सही। प्रस्तावना आ जाए, उद्देशिका आ जाए। अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? बार बार आने वाला एग्जाम है, बार बार रिपीट होने वाला है, तो दोस्तों लिख लिया करो। और कहते हैं आज कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले आएगी बहू नहीं करेगा कब। तो याद रखना, कल पर मत टाला करो, जो करना है वो अभी करो। और एक बार क्लास में शेयर कर दो। एक बार, कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। लिखो, नोट करो। बयालीसवां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। याद रखना, आपस, ये ट्रिक याद रखना। कौन सा? आपस। आ से आपका अखंडता, प से पंथ निरपेक्षता, स से आपका हो जाएगा समाजवाद। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो याद रखना, अखंडता जोड़ा गया, आपका पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया और आपका समाजवाद जोड़ा गया।
रह जाएगा याद। तो उद्देशिका या प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार। कितनी बार? बस एक बार। कब? 1976। रह जाएगा याद, 1976। भारतीय प्रस्तावना, जिसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसमें भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? प्रस्तावना में भारत शब्द, भारत शब्द 2 बार उल्लेख है। याद रखना कौन कौन से शब्द जोड़े गए? अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाज। चले आगे। ये सेव फॉर ऑर्डर, ये गुरुजी ये बहुत समस्या कर रहा है। एक मिनट वेट करो भाई। आपने सौदा नहीं हो जाम हो जाए, वो भी हैंग हो गए, वो चाल तो गड़बड़ कर रहा है। मशीनरी तो है, मशीनरी जवाब दे दे यार। ये देखो आ गई। फिर देखो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना, उसमें उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का और वयस्क मताधिकार। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना, उसके अंदर किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का नहीं है, भ्रातृत्व का नहीं है, प्रतिष्ठा की समानता का नहीं है और वयस्क मताधिकार का नहीं है। जल्दी से बताओ कमेंट करके आपका राइट आंसर क्या होगा। और जिसने इसका सही आंसर दे दिया, समझो उसका तैयारी उच्च लेवल के ऊपर है दोस्तों, उसको कोई नहीं रोकने वाला, कोई नहीं रोकने वाला। वो कहते हैं ना कि लोग रखते हैं तिजोरियों के ऊपर नजर, मुझे जब भी मौका मिला आसमान चुरा लूंगा मैं। तो आसमान चुरा लेना जिस दिन मौका मिले, तिजोरियों पर रखने दो, किसी को भी नजर रखते हैं। वयस्क मताधिकार, इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार की बात करें तो इसका उल्लेख साथियों कहां पर है? आर्टिकल अनुच्छेद 326 के अंदर। 326 के अंदर है। इसमें आपका है क्या? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन से संबंधित क्या है? आपकी उम्र है। रह जाएगा याद कि वयस्क मताधिकार है वो हमारी प्रस्तावना के अंदर उल्लेखित नहीं है। न्याय का है, भ्रातृत्व का है, प्रतिष्ठा का है। न्याय के दो, भ्रातृत्व प्रेम भाव, भाई भाई, प्रतिष्ठा समानता, और वयस्क मताधिकार का नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जिट ऐसे के ऐसे छप जाएंगे, क्योंकि ये आपके एसएससी, रेलवे डी ग्रुप हुआ, आर्मी हुआ, पहले सेम टू सेम एग्जिट ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो के वो डिटो क्वेश्चन है ये। चला मुझे आ गए। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? क्वेश्चन आज यार लेवल का है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय याद रखना। पहली बात हिमालय की बात कर लेता हूं मैं। हिमालय के 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। दूसरा याद रखना, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका भाग है? तो नवीन या वलित पर्वत श्रृंखला। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आते हैं। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का है भाग है? तो नवीन या वलित पर्वतमाला है। अब हिमालय है, इस हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। जल्दी से कमेंट करके बताओ इसकी पूर्वी चोटी। बस थोड़ा सा दिमाग लगाए, और दिमाग लगाते ही ये क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। कौन सा? नामचा बरवा। याद रखना 7556 मीटर की इसकी क्या है दोस्तों? हाइट है। कहां पर है ये? आपकी तिब्बत और अरुणाचल के अंदर। तिब्बत और अरुणाचल के अंदर
अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपकी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपकी कौन सी है? तो याद रखना नामचा बरवा। कंचनजंगा याद रखना दोस्तों आपकी ये सिक्किम के अंदर, कहां पर है? सिक्किम के अंदर है, सिक्किम में। और याद रखना पूर्णतः या भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत या सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। लगभग 8,597 या 598 मीटर इसकी हाइट है। माउंट एवरेस्ट दोस्तों ये है नेपाल में, नेपाल के अंदर है, जहां पर इसका स्थानीय नाम क्या है? सागर माथा। सागर माथा। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई याद रखना दोस्तों इसकी 8,848 या इसकी 8,850 मीटर। नवीन जो सर्वेक्षण किया गया चाइना के द्वारा उसके अंदर 50 मीटर भी दिखा दी। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट से 2 क्वेश्चन और याद रखना आप। पहला क्वेश्चन याद रखना, माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो एक तो आपका था शेरपा तेंजिंग, ये तो अपना भारत का था। दूसरा आपका है एडमंड हिलेरी, ये आपका था न्यूजीलैंड से। कहां से था? न्यूजीलैंड से। एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला है तो वो आपकी थी जुको तेबई। महिला कौन थी दोस्तों? जुको तेबई। फिर बात करें जाने वाली पहली भारतीय कौन थी आपकी? बछेंद्री पाल। कौन थी आपकी? बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट है, इस माउंट एवरेस्ट को चीन के अंदर क्या कहते हैं? सागर माता। तो इसको बोलते हैं नेपाल के अंदर, और चीन के अंदर इसको बोलते हैं कोमलंगमा, बर्फ की देवी। और सागर माता का अर्थ होता है ब्रह्मांड की देवी। तो चीन में इसको क्या कहा जाता है? चीन में इसको कहा जाता है कोमलंगमा। एक बार लिख लो, मैं इतनी देर थोड़ा सो जल ग्रहण कर लूं। कर लियो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? नामचा बरवा है। कहां पर है? तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। रह जाएगा याद। कंचनजंगा याद रखना भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहां पर? नेपाल में। कितनी? 8,848 या 50 मीटर। स्थानीय नाम सागर माता या ब्रह्मांड की देवी, और कोमलंगमा बर्फ की देवी। याद रखना चीन के अंदर बोलते हैं। कैसी है हिमालय पर्वत श्रृंखला? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला और सबसे नवीनतम वलित पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। सौ पुरानी कुण है, तो पुरानी आ जाएगा ना कि सौ पुरानी कुण है या प्राचीन कुण सी है? तो वाह अपनी कौन सी होगी? अरावली चंडो थाप के ऊपर और अठी में देखो थाने दिख जाएगी अरावली पर्वत श्रृंखला, दिख जाएगी। जाने वाला पहला व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर कौन था? शेरपा तेंजिंग भारत से, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड से। पहली महिला जुको तेबई जापानी, ये था जापान की। ये कहां की थी? जापान की। और भारतीय कौन थी? बछेंद्री पाल। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से गलत है। निम्न में से गलत कौन सा कथन है? ये देखो निम्न में से गलत किस? एक तरफ आपकी झील दे रखी है, एक तरफ आपका स्थान कि कौन सी झील कहां पर है। लोनार झील महाराष्ट्र, वुल्लर झील कश्मीर, चिल्का झील उड़ीसा, पुलिकेट झील ओडिशा। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? पुलिकेट झील ओडिशा। पहला है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका गलत कौन सा है? पुलिकेट झील। पुलिकेट झील आपकी कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर। पुलिकेट झील आपकी कहां पर हो जाएगी? उत्तराखंड के अंदर हो जाएगी। चिल्का याद रखना, चिल्का आपकी कहां पर है? ओडिशा के अंदर। चिल्का याद रखना सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील। वुल्लर आपकी कहां पर है?
सबसे आ जाए सबसे बड़ी झील भारत की झील, या सबसे बड़ी आपकी मीठे पानी की आ जाए, कौन सी हो जाए चिल्का? लोनार का आपकी कैसी है? क्रेटर झील है, क्रेटर झील या ज्वालामुखी, ज्वालामुखी निर्मित झील, निर्मित झील कौन सी है आपकी? तो कौन सी है? लोनार आपकी मध्य प्रदेश में। एक बार करो, नोट करो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए में मैसूर, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख, दंडकरणीय पठार। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आप जल्दी से कमेंट करो, इतनी देर में लिख देता हूं विश्व का सबसे ऊंचा पठार, फिर इसका देना। पहले भारत वाले का दो, फिर विश्व वाले का दो। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा आपका? लद्दाख, जो लगभग 5000 मीटर पर है आपका। विश्व का सबसे ऊंचा दे दिया होगा आपने, कौन सा है? पामीर का पठार। कठे है पामीर को पठार? तो पामीर का पठार कहां पर स्थित है? याद रखना कहां पर है? तिब्बत के अंदर। पामीर का जो पठार है इसको क्या कहते हैं? विश्व की छत। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो विश्व की छत पामीर के पठार को। मैसूर का पठार है ये आपका कहां पर है? कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक से आपके एक दो क्वेश्चन आता है, एक तो दशहरा। दशहरा कहां का प्रसिद्ध त्योहार है? कर्नाटक का। एक आपका आता है कर्नाटक से कि टीपू सुल्तान कहां का राजा था? टीपू सुल्तान कहां का राजा था? कर्नाटक का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? राजधानी, तो इसकी राजधानी जो हुआ करती थी श्री रंगपट्टनम। रह जाएगा याद, एक दो तीन चीजें और याद रख लेना। मैसूर का पठार कर्नाटक में। कर्नाटक का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दशहरा। टीपू सुल्तान कहां का राजा था? कर्नाटक का राजा था। और याद रखना टीपू सुल्तान का कथन था कि भेड़ की तरह 100 वर्ष जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जियो। कि भेड़ की तरह 100 वर्ष जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जियो। ये कौन था आपका? टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का क्या था? पुत्र था। राजधानी इसकी कौन सी हुआ करती थी? श्रीरंगपट्टनम। लद्दाख का हो गया। छोटा नागपुर का पठार हम देखिए, तो छोटा नागपुर का पठार आपका कहां पर स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड में। छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर छोटा नागपुर का पठार है। याद रखना इसे क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायबघर। खनिजों का अजायबघर किसे कहा जाता है? छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है। दंडकरणीय पठार भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो कौन सा है? दंडकरणीय पठार है। कहां पर है ये? गुजरात, महाराष्ट्र। रह जाएगा ये याद दोस्तों कि भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा? तो विश्व का सबसे ऊंचा पामीर का पठार है। मैसूर का पठार कर्नाटक में। दशहरा का मेला कहां का है या दशहरा त्योहार कहां का है? कर्नाटक के अंदर। टीपू सुल्तान कहां का राजा था? कर्नाटक का। राजधानी कौन सी हुआ करती थी? श्रीरंगपट्टनम हुआ करती थी। छोटा नागपुर का पठार जिसे खनिजों का अजायबघर कहते हैं, याद रखना कहां पर है? छत्तीसगढ़ और झारखंड के अंदर है। फिर दंडकरणीय पठार कहां पर है? तो दंडकरणीय पठार गुजरात और महाराष्ट्र में, और भारत का सबसे बड़ा पठार। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन। उत्तरी पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रप्रिय नदी कौन सी है? कहां की बात कर रहा है? उत्तर और पूर्वी भारत के अंदर। उत्तरी पूर्वी भारत की बात कर रहा है। उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र। तो आपका सही कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र नदी होगी।
क्या होगी, कहां से प्रवेश करेगी, अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से भारत के अंदर प्रवेश करती है, असम में बहती है, असम के बाद पश्चिमी बंगाल और फिर आपकी कहां पर जाएगी ये, तो कहां पर जाएगी, बंगाल की खाड़ी की ओर जाएगी, बांग्लादेश के अंदर। तो उत्तरी पूर्वी भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है आपकी, ब्रह्मपुत्र है। कौन सी हो जाएगी आपकी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र। एकमात्र नदी है जो पुलिंग है, ब्रह्मपुत्र, वर्मा जी का बेटा, वर्मा जी की। कोसी नदी, कोसी नदी आपकी क्या है, गंगा की सहायक, गंडक, गंगा की सहायक कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कोसी नदी को। सर्वाधिक क्या बदलती है, मार्ग बदलती है। गंगा में सर्वाधिक क्या लाती है, जल लाती है। कोसी नदी के ऊपर कौन सा बांध है, तो याद रखना इस नदी पर कोसानु बांध है, कोसानु बांध। कोसानु बांध आपका कहां पर है, नेपाल में। ये तो आपकी क्या हो गई, कोसी नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी कहां से आएगी, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी चेमा, चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, चेमायोंगडोंग ग्लेशियर आपका कहां पर है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत, भौरी माता मंदिर, ये सब कहां पर आपके, तिब्बत। इस तिब्बत से कौन सी नदी आएगी आपकी, तो इस तिब्बत से आपकी कौन सी नदी आएगी, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत के अंदर याद रखना प्रवेश कहां से करेगी, यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा आपका कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। यहां पर भारत के अंदर क्या करेगी, भारत में प्रवेश। और जब भारत में प्रवेश करेगी यांगयाप दर्रे में, तो वहां पर इसका नाम क्या होगा, दिहांग, दिहांग होगा। फिर याद रखना एक तो आपका डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, और एक आपका गुवाहाटी शहर। गुवाहाटी शहर किस नदी पर है, तो किस नदी के ऊपर है आपकी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। एक ये इसके ऊपर है मांजुली द्वीप, मांजुली द्वीप, और मांजुली द्वीप है ये आपका कहां पर है, असम के अंदर है दोस्तों। कहां पर है, असम। और ये आपका एक क्या है, राज्य है। और याद रखना मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या है, नदीय द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप आपका कौन सा, तो विश्व का सबसे बड़ा आपका नदीय द्वीप कौन सा, मांजुली। ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन के डेल्टे का निर्माण करती है, सुंदरवन का डेल्टा, डेल्टा कहां पर है, तो सुंदरवन का डेल्टा पश्चिमी बंगाल के अंदर है। और याद रखना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, तो बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन का डेल्टा है। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी है आपकी बांग्लादेश में जाएगी, तो बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना। क्या कहते हैं, जमुना। इधर से गंगा आएगी, पद्मा, और इनका नाम क्या रखा जाएगा, मेघना। और मेघना नाम से ये क्या करती हैं, दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या करती हैं, जल गिराती हैं। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। इस नदी के ऊपर चीन के अंदर न्यू मरे आपका क्या बना हुआ है, द्वीप बना, सॉरी यारलांग याप बांध आपका बना हुआ है। लिख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देख लेना, इसको रिपीट मार लेना कि उत्तरी पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रप्रिय नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। देख एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। चल आगे। भारत की सिर्फ राजधानी किसे कहा जाता है, क्वेश्चन अच्छा है भाई। भारत की सिर्फ राजधानी किसे कहा जाता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और नेल्लोर। नेल्लोर आपका पता आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। भारत की सिर्फ राजधानी किसे कहा जाता है? तो आपके सामने दिल्ली, मुंबई। वर्तमान अपनी राजधानी कौन सी है? यहां पर बता देता हूं मैं, देखो वर्तमान अपनी कौन सी है? दिल्ली। मुंबई हमारी कौन सी है? अपनी फाइनेंशियल कैपिटल या वित्तीय राजधानी। कोलकाता हमारी क्या थी? प्राचीन थी। तो देखो ये वैसे देखोगे तो आपके लिए नया क्वेश्चन रहेगा, वैसे देखोगे तो नया क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको ये 3 आ रहे हैं तो ये आंसर बिल्कुल इजी हो जाएगा। मैं 3 आ रहे हैं आपको, दिल्ली वर्तमान, मुंबई वित्तीय राजधानी, कोलकाता या कोलकाता अपनी प्राचीन राजधानी थी, नेल्लूर। ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। घबराओ मत, ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो काट वो बोडो मत पकड़ के बैठा करो, देख क्या करो, ऑप्शन में जाया करो। ऑप्शन जाओगा तो ऑप्शन थारी बहुत मदद करेगा। परीक्षा हॉल में आपके सबसे बड़े दोस्त हैं वो आपके ऑप्शन ही होंगे। ऑप्शन से काट काट कर आप क्या कर दोगे? सही कर दोगे क्वेश्चन। सही है, नेल्लूर चालाक है। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है आपका? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल या कोई नहीं? उत्तर प्रदेश, जिसको क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। और विश्व में चीनी का कटोरा, विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरा क्यूबा को। तो ऑप्शन ए अपना कट जाएगा। आंध्र प्रदेश, याद रखना इसको क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है, अंडों की टोकरी। बताओ मुर्गी पहले आई अंडो आयो? केरल, काफी पढ़ लिया इसको हमने, मसालों का बगीचा केरल, इसको काफी बार हमने पढ़ लिया। तो आंध्र प्रदेश अंडों की टोकरी या चावल का कटोरा, उत्तर प्रदेश चीनी का कटोरा। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? क्यूबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा को। ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? छोटा जना लिखी को नहीं आता। गा हमारी माँ है, बैल हमारा बाप है, फैल करना पाप है। कॉपी हमारी लिखी है डाएंगे। गाय हमारी माता है, बैल हमारा बाप है, फैल करना पाप है। हर मास्टर वगैरह बाद में मोदा गेर गेर गिर जर का ले तो गद्या गद लो। चलो 2-4 ये लाइन याद करी हूं जो पढ़ ही लेता, लिख ही लेता। तो देखो किस देश का राष्ट्रीय पशु है आपका? वो है गाय है। नेपाल, इंडोनेशिया, भारत और भूटान। नेपाल, इंडोनेशिया, भारत और भूटान। तो याद रखना दोस्तों किस देश का है राष्ट्रीय पशु? नेपाल का है। इंडोनेशिया का आपका क्या है? गुटिक। भूटान गुटिक। भारत का पता ही आपको कौन सा है? बाघ 1972। भूटान का कौन सा है? कोमोनो ड्रैगन। बस किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? नेपाल का, इंडोनेशिया का भूटानी गुटुक, भारत का बाघ 72 के अंदर, भूटान का कौन सा है? कोमोनो ड्रैगन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जरूरी है स्क्रीनशॉट लेना। चला अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन भरतनाट्यम की नर्तिका नहीं है? डांसर। भरतनाट्यम की सपना चौधरी कौन सी नहीं है? सितारा देवी, लीला सैमसन, गीता रामचंद्र और सोनल मानसिंह। भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम है कहां का? तमिलनाडु। भरतनाट्यम है कहां का? तमिलनाडु का। और इसकी प्रमुख नर्तकी डांसर कौन नहीं है? सितारा देवी, लीला सैमसन, गीता रामचंद्र और सोनल मानसिंह। तो याद रखना इसका सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी ये तीनों याद रखना भरतनाट्यम की क्या है? डांसर है, नर्तक है। कभी आ जाए क्वेश्चन लीला सैमसन का संबंध किससे है? भरतनाट्यम। गीता रामचंद्र का भरतनाट्यम, सोनल मानसिंह का भरतनाट्यम। याद रखना सितारा देवी आपकी किससे है? कथक से। सितारा देवी को 1995 के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कालिदास पुरस्कार।
जल्दी से बताओ कालिदास पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाए और शुरुआत कब हुई? शुरुआत कब हुई कालिदास पुरस्कार की? शुरुआत और क्षेत्र जल्दी से बताओ, कमेंट करो। शुरुआत कब हुई और कोई सोई कौन दे लाग रही हूँ, कोई सोई कौन। 1980-81 के अंदर इसकी क्या हुई थी शुरुआत? किस क्षेत्र में? रंगमंच, शास्त्रीय नृत्य, संगीत, इन क्षेत्रों के अंदर आपका कौन सा दिया जाता है? कालिदास पुरस्कार। कालिदास पुरस्कार याद रखना 81 के अंदर, 80-81 में शुरुआत किस क्षेत्र में? रंगमंच, शास्त्रीय नृत्य, संगीत के क्षेत्र में। याद रखना सितारा देवी जिसका कथक से संबंध है 1995 में इसे यह पुरस्कार दिया गया था। और याद रखना भरतनाट्यम की नृत्यिका कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपकी? सितारा देवी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे यार ये तो साइंस का, चलो कर लेते हैं फिर भी। सामान्य व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होना चाहिए? 200 ग्राम होना चाहिए, 300 होना चाहिए, 400 होना चाहिए, 500 होना चाहिए। आपने दिल को वजन कितना होना चाहिए बताओ जल्दी सी। 200 ग्राम होना चाहिए, 300 होना चाहिए, 400 होना चाहिए, 500 होना चाहिए। तो याद रखियो आपने दिल को जो को वजन है, इतनी देर तो काट के देख लेता मेरी यारो, काट लो। कितना होना चाहिए? 300 ग्राम होना चाहिए। अपने दिल का वजन कितना होना चाहिए? 300 ग्राम होना चाहिए। न कोई को हल्को है और न कोई को भारी हो, लगभग 300 ग्राम को हो, मतलब पाए को हो, याद रख लियो। निकट दृष्टि मायोपिया रोग किससे संबंधित है? निकट दृष्टि, अब दृष्टि आगे इतना यार यहाँ का इजी प्रश्न आई था आर्मी का में। निकट दृष्टि रोग किससे संबंधित है? फेफड़ा, मस्तिष्क, कान और आंख। तो क्या हुआ है? आंखों। निकट दृष्टि यानी निकट को तो आने के दिखेगो, सही दिखेगो। आन के करोगो देखो 10 मीटर होगा, 10 मीटर बाद में रोड़ी। इसके लिए क्या करेंगे? कौन सा लेंस लाएंगे? लेंस। अब तक अरे तो बहुत इजी है, वो तो 37वीं का प्रश्न ही मेरी यारो ये तो। फिर आगे लो देखो, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत तेरी मालूम हुई। मौत कई प्रकार की हुई, गद्दे की मौत मरोगो, गंडक की मौत मरोगो, तेरा कीड़ा पटकी मरंगा। एक नई मौत आ गई, कौन सी? काली मौत। काली मौत। आप बताओ, आपला भी तो खाया नहीं कोई दिन गालत ना कि वो इतना सोना तो कौन सा? वो बहुत चिड्डा डाको है भाई। तो मैं काली मौत की कैंसर, प्लेग, एड्स और कोई नहीं। तो काली मौत की खिंगा प्लेग, क्योंकि कमाई के पड़ जा शरीर थारो कालो पड़ जाओ, शरीर के हो जाओ काला पड़ जाता है। तो काली मौत किसे कहा जाता है? तो याद रखना प्लेग को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर शरीर आपका क्या हो जाएगा? काला पड़ जाएगा। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? चेचक कौन है भाई? आविष्कार किसने किया? चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? लुईस वाइस्टर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ भाई कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? लुईस वाइस्टर ना किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा क्या किया गया था? आपके चेचक के टीके का क्या किया गया था? आविष्कार। जिसने भी वह बताया है उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अरे ध्यान रखा करो, जीके के साथ साथ साइंस भी याद करा करो, साइंस भी जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का माइल एक सब्जेक्ट टू मेरिट कौन बनाए, एक सब्जेक्ट टू सिलेक्शन को नहीं होगा, सारा सब्जेक्ट टू सिलेक्शन होगा। तो सारा सब्जेक्ट ऑलराउंडर बोला गया ना, वो ऑलराउंडर बनो थे भी, मैं भी धीरे धीरे बनती हूँ ऑलराउंडर। निम्न में से मूल रंग नहीं है, मूल रंग या पाइपिंग रंग नहीं है, निम्न में से मूल रंग या पाइपिंग रंग नहीं है। आर्मी और एसएससी के अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई रे कि मूल रंग नहीं है। मूल रंग जिससे लगभग
जिनको मिलाकर लगभग रंग बना लेते हैं। जिसमें कौन सा नहीं है? पीला नहीं होगा, नीला नहीं होगा, लाल नहीं होगा, हरा नहीं होगा। बताओ जल्दी से, निम्न में से मूल रंग कौन सा नहीं है या फाइटिंग रंग कौन सा नहीं है? जल्दी से करो, कमेंट करो। जिसने भी है बताया है कि पीला, उसका बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पीला है उसको मूल रंग। देखो इसमें भी मूल रंग में भी है। यदि आ जाए पेंटिंग में पीला रंग काम लिया जाएगा। भौतिक शास्त्र के अंदर वहां पर ये रंग नहीं काम में लिया जाएगा। लेकिन इसका सही क्या माना जाएगा? तो याद रखना, पीला रंग। सबसे हल्का परमाणु तत्व कौन सा है? सबसे हल्का परमाणु तत्व कौन सा है गुरुजी बताओ? लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई नहीं। सबसे हल्का परमाणु तत्व कौन सा है? सारे साइंस की चीज है यार। आ गलत दे देगा तो टावरा नहीं, थानवी मोदा गेर की दरकाना पड़ेगा। सबसे हल्का परमाणु तत्व कौन सा है? ना ना, दो, बिल्कुल हाइड्रोजन। कौन सा होगा? हाइड्रोजन। सबसे हल्का परमाणु तत्व कौन सा है दोस्तों? तो सबसे हल्का परमाणु तत्व कौन सा है? तो याद रखना कौन सा होता है? हाइड्रोजन। आगो आप तो दिमाग में है। टाइम हो वो। विद्युत का कुचालक है। विद्युत को चालक नहीं, कुचालक। चांदी। अरे मेरी यार, चांदी तो सबसे ज्यादा होती है। चांदी, तांबा, ग्रेफाइट और प्लास्टिक। कुचालक तो तांबा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, प्लास्टिक इसका कुचालक नहीं होता है। सॉरी, कुचालक है। चालक याद रखना, चांदी भी चालक होती है, तांबा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, लेकिन प्लास्टिक इसका चालक नहीं होता, ये कुचालक। आपने घर का माइन लाइट आओ, यदि तार लगा दी चांदी का तो मौज ही हो जाए, लेकिन लगाया समांतर श्रेणी में आओगे गुरुजी, घर में लाइट आओगा समांतर श्रेणी हो ना। तो यदि तार लगा दी तो तार चांदी का लगा दी तो अपना खोल के ले जाए, लाइट लूट कौन चाहिए को नहीं। चल लड़ी सिर फोड़ी एक दूसरा का, वो बहरे या वो 20 फीट की दूरी मारी है या छोड़ दी या चांदी में बेच के हुआ। चला अगला क्वेश्चन में, ये रहा। सर्वाधिक वसा किसके दूध में होती है गुरुजी बताओ? सर्वाधिक वसा किसका दूध में हुआ? भेड़ का में हुआ, गायडी में हुआ, भैंस में हुआ, बकरी में हुआ। गाय हमारी माता है, भैंस मौसी बुआ जी है, साड़ी कई कई की तो साड़ी भी भैंस यार की हो, रात में देख ले जी निकल जा रियल में हुई जिद्दो डर तो जा और को नहीं। अब तो होली हो रहा है जी, अरे होली को ऊपर चलो वो सांस रहे तो भैंस की बाप भैंस ऊपर वे जान निकाल के रहे। क्यों? बकरी, बकरी पदोड़ी टाट बोलना अपन, टाट है किसके दूध में सबसे ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा वसा की का दूध में होगी, भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा होती है गुरुजी, समझ गए? सबसे ज्यादा वसा किसके दूध में होती है? तो भैंस के दूध में। ओके, चलो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।